हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक का लाइनिंग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं कि 2024 के एग्जाम में आपको कौन सा लाइनिंग आ सकता है। तो पहला लाइनिंग है, इस शहर में उन्हें सब जानते हैं अथवा वे बेरोजगार है ना, इसलिए अथवा उनके चेहरे पर हमेशा सनसनी छाई रहती है। तीनों में से कोई भी लाइनिंग दे, आंसर एक ही होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो क्या करेंगे एग्जाम में, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या करेंगे, हम पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे कि प्रस्तुत वाक्य कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पाठ से लिया गया, इसके लेखक मुक्तिबोध जी है। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, यहाँ पर इस राज्य के बेरोजगारी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि यशराज पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगार था। उसने बीएससी, बीटेक, एलएलबी बहुत सारी डिग्रियां की थी, फिर भी क्या है, वो बेरोजगार था, जिसके कारण से इस शहर के लोग उस पर हंसते थे। वो वकील भी था लेकिन उसकी वकालत चलती नहीं थी, कोई भी उसके पास केस लेकर नहीं आता था। बेरोजगारी के कारण ही क्या है, उसके चेहरे पर हमेशा सनसनी छाई रहती थी। नेक्स्ट लाइन है, मुझ पर वज्रपात हो गया, काटो तो खून नहीं, नारी खिसक गई अथवा डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। तो संदर्भ में हम पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। उसके बाद से प्रसंग में लिखेंगे कि यशराज ने लेखक की डायरी को फ्रॉड कहा। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी डायरी को लिखा था और वो सोचा था कि जब वो अपने प्यारे दोस्त यशराज को यह डायरी पढ़कर सुनाएगा तो यशराज बहुत खुश होगा। लेकिन यशराज ने एकदम का उसकी लेखक की डायरी को सुनते ही कह दिया कि यह डायरी बिल्कुल फ्रॉड है। यह बात लेखक को बहुत ही धक्के के समान लगा और लगा कि उसके ऊपर कोई वज्रपात हो गया है। काटो तो खून नहीं, नारी खिसक गई है। लेखक ने अपनी डायरी में कोई भी बनावटीपन या कल्पनाशील बातें नहीं लिखी थी, लेकिन फिर भी क्या है, यशराज उसकी डायरी को फ्रॉड कह देता है और इस बात से लेखक को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। नेक्स्ट लाइनिंग है, जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है अथवा वह एक प्राइमरी स्कूल है जहां टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। तो संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। प्रसंग में लेखक मुक्तिबोध जी के अनुसार जिंदगी क्या है, एक प्राइमरी स्कूल है, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, लेखक बहुत ईमानदारी पूर्वक अपनी डायरी को लिखता है और वो सोचता है कि उसका दोस्त यशराज उसकी खूब प्रशंसा करेगा, लेकिन उसका दोस्त उसकी डायरी को क्या है, बिल्कुल फ्रॉड कह देता है। इस बात से लेखक को बहुत धक्का लगता है। फिर उसके मन में यह बात आता है कि जिंदगी तो इसी का नाम है, जहां अनेक मीठे कड़वे फल चाहे अनचाहे चखने पड़ते हैं। इसी अनुभव को लेखक ने जिंदगी की इसी अनुभव के आधार पर लेखक ने जिंदगी को प्राइमरी स्कूल कहा, जहां पर क्या है, प्रतिदिन रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। जिंदगी क्या है, एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है जहां अपनी मर्जी से जिया जाए, बल्कि जिंदगी एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर रोज सभी को कुछ ना कुछ। अगला लाइनिंग है, वे एक एक्टर है, नट है। संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि यशराज ने कुछ कवियों को क्या है, एक्टर या नट कहा है, नाटककार कहा है। व्याख्या में लिखेंगे, यशराज का कहना है कि जो कवि कविता में लंबी चौड़ी हाँकते हैं, अपने को मसीहा या क्रांतिकारी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वास्तव में वे क्या है, कवि ना होकर एक एक्टर मैंने हीरो है और नाटककार है। वे शब्दों के कलाबाजी से पाठकों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनमें वास्तविकता लिखने का साहस नहीं होता है, वे झूठे साहित्य का निर्माण करते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि यशराज ने उन कवियों को एक्टर या नट कहा है जो झूठे साहित्य या कविता या डायरी का निर्माण करते हैं।
अगला लाइनिंग है, नई कविता कहते हो उसमें भी फ्रॉड की कमी नहीं है। संदर्भ लिख देंगे, पाठ और ले प्रसंग में लिखेंगे। यशराज के अनुसार नई कविता में भी अनेक कवि फ्रॉड करते हैं। व्याख्या लिखेंगे, यशराज का ऐसा कहना है कि लेखक जिस नई कविता की बातें कर रहे उसमें भी फ्रॉड की कमी नहीं है। नई कविता के कवि क्या है, उत्तेजनात्मक और आकर्षक बातें कहकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और गुटबंदी बनाकर अपनी रचनाओं को छपाकर बेचते हैं तथा आपसी समझौता के द्वारा एक दूसरे को गुणगान करते हैं और आपसी समझौता द्वारा एक दूसरे के ऊपर गर्माहट की तालियां बजाते हैं। नई कविता में भी क्या है, व्यक्तिगत ईमानदारी की कोई चीज नहीं झलकती है। अगला है, नतीजा क्या निकला, धूल राख बालू। संदर्भ वही हो जाएगा प्रसंग, यशराज ने लेखक की डायरी को फ्रॉड कहा। व्याख्या, लेखक ने बहुत ईमानदारी पूर्वक डायरी लिखा था परसाई जी के कहने पर और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ लिखे थे और वे सोचे थे कि जब वे अपने दोस्त को दिखाएंगे तो उसको शाबाशी देगा, लेकिन उसका दोस्त यशराज ने उसकी डायरी को फ्रॉड कर दिया और लेखक का सारा मेहनत बेकार हो जाता है। लेखक उसी समय यह बात कहता है कि नतीजा क्या निकला, धूल राख बालू। अगला है, वे कहते हैं कि काव्य एक सांस्कृतिक संस्था है, वो मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं है। तो क्या होगा, संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। प्रसंग में यशराज ने यहाँ उन झूठे कवियों को संकेतित किए हैं जो क्या है, काव्य को व्यक्तिगत कमरा समझते हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे, वे से झूठे कवियों की ओर संकेतित किया गया है जो अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को स्वाभाविक अनुपात और मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते। यशराज के अनुसार साहित्य निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सांस्कृतिक संस्था है जिसे बहुत से समाज के लोग पढ़ेंगे। उसमें समाज के हित को ध्यान में रखकर उसकी रचना करनी चाहिए जिससे समाज के लोगों का भलाई हो। वो मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचकर साहित्य की रचना नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यशराज कह रहा है कि हाँ, कवियों की इतनी छूट होनी चाहिए कि वे स्वांग रचे, लंबी चौड़े हाके, पर याद रखे कि काव्य क्या है, जो भी हम लोग कविता पढ़ते हैं वो क्या है, एक सांस्कृतिक संस्था। माने यहाँ इसको क्या है, समाज के हर एक वर्ग के लोग पढ़ता है। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के हर वर्ग के लोग इससे लाभ ले सके। अगला है, इस प्रवृत्ति ने आत्म पक्ष को गौण स्थान दिया। तो प्रस्तुत संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत पंक्ति व्याख्या में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यशराज ने मध्यकालीन कवियों अर्थात रीतिकालीन कवियों के काव्य की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि रीतिकालीन कवि क्या थे, दरबारी कवि थे और वे राजाओं को खुश करने के लिए अपने काव्य की रचना करते थे। इस प्रक्रिया में रीतिकालीन कवियों ने केवल वस्तु पक्ष को ही अपने काव्य में प्रधानता दी और वहां आत्म पक्ष गौण हो गया। यही कारण है कि रीतिकालीन कवि जन साधारण के हृदय को छू ना सके। रीतिकालीन कवि जो थे वो क्या है, वे किसी न किसी राजा के राज दरबार में रहते थे, अतः उन राजाओं को खुश करने के लिए वे क्या है, सुंदर नारियों की सौंदर्य का वर्णन करते थे। इसी पर यशराज कह रहा है कि उन कवियों ने आत्म पक्ष को गौण माने सहायक स्थान दिया है, जबकि वस्तु पक्ष को अपने काव्य में प्रधान स्थान दिया है। नेक्स्ट लाइनिंग है, दोनों ने अपने आसन बदले या मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया है या उस शून्य मुझे दो बातें नजर आई। तो संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। व्याख्या में क्या है, लेखक डायरी लिखता है, यशराज उसकी डायरी को फ्रॉड कर देता है। तब यशराज और लेखक के बीच वाद विवाद होता है।
लेखक भी अपना पक्ष रखता है और यशराज भी अपना पक्ष रखता है, लेकिन यशराज की आलोचना से लेखक को बहुत धक्का लगता है और लेखक ने शून्य की ओर देखना शुरू किया और उस शून्य में उसे दो बातें नजर आई। पहली बात यह कि मानसिक प्रतिक्रिया जिस वस्तु के प्रति होती है उस वस्तु का विचित्रण आवश्यक है। दूसरी बात यह कि साहित्य में सत्य को प्रकट करने के लिए जरूरी नहीं है कि कभी उस वस्तु से जुड़े तथ्यों के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। इसके अलावा आप लोग चैप्टर को ठीक से पढ़ लीजिएगा। जैसे यह लाइन भी देख सकता है, यशराज ने अपनी आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखना शुरू किया मानो कोई जिराफ या कंगारू जैसा अजीबोगरीब प्राणी हो। दोनों ने अपने आसन बदले, वहीं का है। यशराज ने जवाब दिया, ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। तो आप लोग चैप्टर ठीक से पढ़ के जाइएगा, अपने आप ही हो जाएगा। यशराज ने विजेता की आंखों से मुझे देखा, निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी चैप्टर को एक बार आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। कहानी का डायरी का मूल भाव यह है कि इसमें मुक्ति बोध जी ने एक डायरी लिखी थी। वो सोचे थे कि उनका दोस्त देखेगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन उसका दोस्त यशराज क्या है, उसकी डायरी को फ्रॉड कर देता है। यह सुनकर लेखक मुक्ति बोध जी को बहुत धक्का लगता है। इसी के ऊपर यह निबंध है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।